नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन है ना तैयार होकर के चलने वाले हैं एक ऐसे राज्य की सैर पर, यानी भारत भ्रमण पर। और भारत भ्रमण में आज हमने जो चुना है मित्रों, देवभूमि को चुना है, उत्तराखंड को चुना है। साथियों, देवभूमि को चुना है, फूलों की घाटी को चुना है। तो साथियों तैयार हो जाइए, और पूरी तरह से तैयार होना है ना, सुरक्षित जाब्ता है ना साथ में रखना है, क्योंकि आज हम घाटियों से सफर करने वाले हैं, झीलें देखेंगे ना, और झूलों पर भी हम झूलने वाले हैं। साथियों तो तैयार हो गए होंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से क्या हो, तैयार हो। और अब हम चलने के लिए है ना पूरी तरह से तैयार है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ है ना इजाज़त भी लेनी होगी। और इजाज़त हमें किससे लेनी होगी, वहाँ की सरकार से। तो बात करते हैं अपन सरकार से, देखते हैं, बात करते हैं राज्यों की। और सबसे पहले हमें क्या करना है, आज का बिंदु तो आप जान ही गए होंगे, और वह कौन सा है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड को क्या कहा जाता है साथियों, भारत भ्रमण में आज हम किसका सैर करेंगे, उत्तराखंड का। तैयार हो जाइए पूरी तरह से। और सबसे पहले हम बात करेंगे, उत्तराखंड को कहा जाता है क्या, देवभूमि। क्या कहा जाता है, देवभूमि। क्यों कहा जाता है, आगे बात करके बताऊंगा आपको मैं। अब अपन बात करेंगे सीमावर्ती राज्यों की। साथियों, सीमावर्ती राज्यों की बात आएगी तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा उत्तर में। साथियों, उत्तर में हमारे भारत का कोई राज्य नहीं है इसके, तो क्या है, तिब्बत है ना, तिब्बत, जो कि अब क्या है, चीन ऑक्युपाइड है, मतलब चीन के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे किसके साथियों, इसके पूर्व में। तो आप मुझे बताओ पूर्व में कौन है, तुम सब जानते हो। इसके पूर्व में एक देश है, और उस देश का नाम आप लोग भली भांति जानते हो, वो कौन सा है, नेपाल है साथियों। और अब अगर अपन बात करें किसकी, पश्चिम की, किसकी बात करें, पश्चिम की, तो पश्चिम में हमें पता है कौन है, हिमाचल प्रदेश है। और अगर अपन बात करें किसकी साथियों, इसके दक्षिण में, तो दक्षिण में तो हम जानते हैं है ना, जिससे ये खुद अलग हुआ था, और जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश साथियों, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, इससे और आगे चलते हैं, और इसकी राजधानी यानी कैपिटल की बात करते हैं। राजधानी कौन सी है, तो साथियों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राजधानी कौन सी है, देहरादून, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी साथियों याद रखें, देहरादून ही यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा शहर है, देहरादून है ना, दून। और अपन बात कर दी किसकी, देहरादून की ना, दून, पाटलिदून, देहरादून यहीं पर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी साथियों, यहाँ के राज्यपाल की। हमें पता है संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख कौन है, राज्यपाल है, लेकिन शक्तियां निहित अब किस में होती है, मुख्यमंत्री में। तो राज्यपाल की अपन बात करेंगे, तो राज्यपाल की चर्चा मैंने पूर्व दिनों में की थी, लेकिन अब फिर पुनः मैं कर देता हूँ, आपको याद होगा, बेबी है ना, बेबी कौन सी थी, बेबी रानी मौर्य। कौन, बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है, राज्यपाल है साथियों। अनुमति ले ली है। अब चलते हैं अपन मुख्यमंत्री के यहाँ, और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत साथियों, त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री भी रावत थे, और कौन से रावत थे, हरीश रावत है ना। राज्य में अब तक कुल 8 मुख्यमंत्री बने हैं है ना। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत अब वर्तमान में मुख्यमंत्री है साथियों। किस पार्टी से, कौन बता देगा, बीजेपी से है। किससे है, बीजेपी से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से है। और साथियों अब अपन बात करेंगे किसकी, इसके गठन की मित्रों। किसकी बात करेंगे, इसके गठन की, यानी इस राज्य का गठन कब हुआ। तो ये बात आप लोगों को याद वैसे ही करनी है जैसे कि आपने पहले और किसी की थी। 9 नवंबर, ध्यान से सुन ले भाई, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, इसका क्या हुआ भाई, गठन हुआ। इसलिए 9 नवंबर को मनाया जाता है क्या, उत्तराखंड स्थापना दिवस, यूटी स्थापना दिवस। ध्यान देना, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और किस राज्य से अलग हुआ वो तो तुम सब जानते ही हो, उत्तर प्रदेश से। अब साथियों बात करेंगे राजभाषा की, तो हम सब जानते हैं, यानी कि अपने उत्तराखंड की जो राजभाषा है वह कौन सी है साथियों, वो है हिंदी। कौन सी है,
हिंदी। उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है मित्रों। और अगर अपन बात करेंगे किसकी? क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में ही अपन इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है ना लिखा हुआ है। तो क्षेत्रफल कौन सा हो गया? 53,483 km स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसका मतलब किसका? उत्तराखंड का, यानी देवभूमि का। जनसंख्या की बात करें तो साथियों यहाँ जनसंख्या है 1,86,252। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1,86,252। सारी जो जनसंख्या जो आंकड़ा है 2011 के अनुसार ही बताया जा रहा है, क्योंकि अगली जनगणना 2021 में होगी। और आप लोग जानते हो प्रति 10 वर्ष बाद भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। अब अपन बात करेंगे किसकी मित्रों? यानी यहाँ अपन जिस राज्य का क्या कर रहे हैं? भ्रमण। तो उस राज्य के जिलों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। यहाँ जिले कितने हैं? तो यहाँ कितने जिले हैं? 13 जिले हैं मित्रों। कितने जिले हैं? 13 जिले है साथियों। कितने जिले हैं? 13 जिले। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए 13 जिले, है ना। और एक और बता देता हूँ, ये जो 13 जिले हैं ये कितने भागों में, यानी इसको एक तरीके से 2 खंड में बांट दिया गया है। एक तो खंड हो जाएगा कुमाऊं। कौन सा खंड है? कुमाऊं खंड है। और एक जो इसका जो भाग है वो है गढ़वाल, है ना। तो गढ़वाल भाग है। एक इसका भाग कौन सा है? गढ़वाल भाग है। ठीक है, तो वे आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, इस दोनों में, इसमें 6 जिले हैं और इसमें 7 है। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। अब अगर अपन बात करें किसकी? सीटों की बात करते हैं। और सीटों में हम किस प्रकार की सीटों की? तीनों प्रकार की ना, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा की सीटें। तो मित्रों लोकसभा की सीटों की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 5 लोकसभा सीटें हैं। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं। और अगर अपन बात कर लें किसकी? अगर बात करें विधानसभा की तो यहाँ पर हमने बात की थी दिल्ली से एक अधिक है। ध्यान दे लेना, दिल्ली में कितनी है आप सब लोग जानते हो? 70। तो यहाँ पर कितनी है? 71 सीटें हैं। ठीक है साथियों, अब अपन इन तीनों प्रकार की, लोकसभा में कितनी? 5, राज्यसभा में कितनी? 3, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 71 है। और इस विधानसभा के नेता हमने बात कर ली है, वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि बीजेपी से क्या है, यानी मतलब बीजेपी से विधायक दल के नेता चुने हुए, और वो यहाँ के क्या अब मुख्यमंत्री है ना। तो अब अपन चलते हैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, और वो कौन सी? वो करते हैं कि इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, मतलब उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो हाई कोर्ट की बात आएगी तो साथियों उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो है नैनीताल। कहाँ पर है? नैनीताल में। नैनीताल में आप लोग जानते होंगे, ये तो गीत सुना होगा ना, पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में, कहा था प्यारे क्या कहा, वो तुम सब लोग जानते हो साथियों। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी उच्च न्यायालय की हमने बात कर दी, नैनीताल है किसका? उत्तराखंड का। अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं, और अगला बिंदु कौन सा है? यहाँ की नदियों के बारे में भी चर्चा करते हैं साथियों। नदियाँ कौन सी है? तो आप ध्यान दें, उत्तराखंड में ही यानी हमारे 2 महत्वपूर्ण नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है, तो वो तो हो ही जाएगी। एक तो कौन सी है साथियों? गंगा है, और एक अपनी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना। दोनों का यहाँ उद्गम स्थल है, एक तो गंगोत्री हिमनद और एक हमने बात की यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, दोनों ही इनके नाम पर ही। तो आप लोग ये भी ध्यान दें, गंगा, और ये जो गंगा क्या करती है, 2 नदियों से मिलकर बनी है, आप लोगों को पता है, और वो कौन कौन सी है? एक तो अलकनंदा व भागीरथी है, अलकनंदा, और एक कौन सी है? भागीरथी, है ना। कौन सी है? भागीरथी। देवप्रयाग के पास क्या करते हैं, ये जो नदियों का संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है। और इन्हीं से आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर अपन अलकनंदा की बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियों की भी आपको याद होगा, इसकी सहायक धौली व विष्णु नदियां हैं, धौली व विष्णु। ये जो अलकनंदा है ना, इसकी एक तो धौली हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी? विष्णु हो जाएगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, इसी के बाद ही गंगा के नाम से जानी जाती है।
तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को यहाँ बताई है। अन्य नदियाँ भी हैं, कोसी है, जैसे कई नदियाँ और भी यहाँ से निकलती है, तो आप लोग इन नदियों के बारे में ध्यान देना, ठीक है। अब अपन इन्हें यमुना भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो जाएगी। अब अपन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपना कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत का सबसे प्राचीन, है ना, भारत का सबसे पुराना यानी प्राचीन क्या है, ये अपना नेशनल पार्क हो गया। तो ध्यान दे लेना, भारत का सबसे प्राचीन है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बीते दिनों में चर्चा में आया, आप लोगों को पता है यहाँ पर ना, यानी कि यहाँ जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। यहाँ के कुछ बाघों के अंदर क्या पाए गए हैं, है ना, कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता रखी है बातें सारी ना। तो चलते हैं अपने भ्रमण की ओर। अब अपने मुद्दे पर हम आ चुके हैं, यानी एक और बता देता हूँ, राजाजी नेशनल पार्क भी यही है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब अपन आते हैं किसमें, पर्यटन स्थलों में साथियों, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और पर्यटन स्थलों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पर्यटन स्थलों की बात करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल अपने कौन से हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों मैंने कई नाम लिखे हैं, उनके ऊपर आप लोगों को गौर करना होगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया नैनीताल, है ना, झील है, तो ये दर्शनीय है। नैनीताल झील बहुत महत्वपूर्ण है, मस्त झील है, आप कभी जाओ तो जरूर देख के आना और मुझे भी इसकी आंखों देखी और सुनाना, हालांकि है ना मैं भी कभी देख करके इसे आने वाला हूँ। तो चिड़ियाघर, अगर चिड़ियाघर यानी नैनीताल चिड़ियाघर ना, नैनीताल झील भी है और नैनीताल नाम से चिड़ियाघर भी है। और हमने बात की नैनीताल में मतलब उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी है। नैना देवी मंदिर भी कहाँ पर है मित्रों, ये भी नैनीताल में ही है, नैना देवी मंदिर, है ना, नैना देवी मंदिर, नैना मिल गए मंदिर में, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना, नैना देवी मंदिर। अब अपन बात करेंगे मित्रों, नीलकंठ महादेव मंदिर भी यही है, नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लक्ष्मण झूला की बात करते हैं, लक्ष्मण झूला की, है ना, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सारे कहाँ हैं, हरिद्वार में ही है, ठीक है। मनसा देवी मंदिर भी कहाँ है साथियों, हरिद्वार में है, दर्शन कर लिए होंगे आपने। चलते हैं, लक्ष्मण झूला पर झूल लिया होगा आपने, नीलकंठ महादेव का दर्शन किया होगा और नैनीताल झील तो आपने अपने, है ना, इन सुनहरे आंखों से क्या कर लिया होगा, दर्शन कर लिया होगा ना। ये अब वर्चुअल दर्शन कर रहे हैं हम, आभासी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, लॉकडाउन है, ठीक है, अन्यथा तो हम अब कब के चले जाते। अब अपन बात करते हैं किसकी, यानी यहीं पर लाल टिब्बा भी है साथियों। लाल टिब्बा का मतलब, वैसे तो यहाँ कोई रेत का टीला तो है नहीं, ये एक पहाड़ है और मतलब लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल टिब्बा कहते हैं और महत्वपूर्ण भी है ना, प्रचलित हो गया है, इसलिए लाल टिब्बा के नाम से जाना जाने लगा है। अब अपन क्या करेंगे, हर की पौड़ी की बात करेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अपने, है ना, बुजुर्ग लोग जाया करते हैं, वो कहते हैं हम हर की पौड़ी के क्या किए, दर्शन किए, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, हरिद्वार में, ये भी कहाँ पर है, हरिद्वार में। और हरिद्वार कहाँ पर है साथियों, सब जानते हो, उत्तराखंड में। तो देवभूमि हुई कि नहीं हुई, हुई है ना। हाँ, हमारी तो, है ना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हरिद्वार में संपन्न होते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने 4 नाम लिखे, लगातार एक साथ पढ़ना मित्रों, एक साथ पढ़ना क्योंकि महत्वपूर्ण है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखो, केदारनाथ, बद्रीनाथ एक साथ याद करो, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये वही स्थान है जहाँ से गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो ये चारों स्थान पवित्र है, इसलिए इन्हें कहा जाता है छोटा चार धाम। इन्हें क्या कहा जाता है, छोटा चार धाम। ध्यान देना भाई, इन चारों को छोटा चार धाम में कहा जाता है। तो छोटा चार धाम कहाँ पर है, यानी उत्तराखंड में मित्रों। और उत्तराखंड सब जानते हो कहाँ पर है, भारत में है, यानी अपने सुनहरे भारत में है ना। तो अब अपन बात करते हैं मित्रों किसकी, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की, है ना। वो कौन सी है, नंदा देवी चोटी। ध्यान देना, नंदा देवी चोटी, ऊंची चोटी आप सब लोग जानते हो, और फूलों की घाटी, ये दोनों स्थल है ना, इनको विश्व धरोहर स्थल के रूप में से भी जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, नंदा देवी चोटी व फूलों की घाटी, है ना। इसे क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी, इसलिए उत्तराखंड को भी क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। और ये फूलों की घाटी है ना, विश्व प्रसिद्ध है मित्रों, विश्व प्रसिद्ध है ना, लगभग चीजें विश्व प्रसिद्ध ही हैं। और अब अपन बात करते हैं किसकी, ऋषिकेश की। तो ये भी कहाँ पर है भाई,
ऋषिकेश भी आप सब लोग जानते हो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आप लोगों को पता है गंगा यहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये ऋषिकेश है ना, ये योग का एक बहुत बड़ा क्या रहता है, केंद्र रहता है, योग का केंद्र है, योग का स्थल कह सकते हैं, है ना, जाना जाता है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, अपने क्षेत्र में भोला बाबा सुना होगा आपको, वो ऋषिकेश से ही है, ठीक है। तो भोला बाबा जानते हो आप लोग, ठीक है। चलते हैं अपन लोग उसके सत्संग से होते हुए आगे चल जाते हैं। हेमकुंड साहिब भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है मित्रों। नानक मता भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। दोनों ही क्या है, यानी अपने सिख समाज से संबंधित है। उत्तरकाशी यानी उसी को कहते हैं, किसको, हरिद्वार को ही, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। और अब अपन बात करते हैं किसकी, एक चीज और मैंने लिखा है, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आप लोग, कितना अद्भुत दृश्य है पिंडारी ग्लेशियर का, मतलब यानी एक तरीके से ऊपर से जल गिर रहा है, देखो ये है ना, झरनों से गिर रहा है, आपने देखा होगा, देख लिया होगा। चलते हैं फिर, अगर आपने इसका दर्शन कर लिया तो अब आप रानी खेत में चलते हैं। रानी खेत का मनोरम दर्शन आपने किया है तो भीमताल में चलते हैं। और भीमताल भी कहाँ पर है मित्रों, उत्तराखंड में है। और आप लोगों को है ना, यहाँ खूब सारी है ना जो क्या है, जिलें भी है, तो उसमें भीमताल भी एक प्रमुख है। तो ये भी महत्वपूर्ण आप लोगों को याद करनी है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो मित्रों अच्छे अपन दर्शनीय स्थलों का क्या किया है, भ्रमण किया है। और साथ में अब हमें यह भी जानना है कि उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कौन सा है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है। अगर बात की जाएगी उत्तराखंड के राज्य पशु की, तो आपको याद रखना होगा, यह है कस्तूरी मृग। कौन सा है भाई, कस्तूरी मृग है। वो क्या है, मृग का मतलब हिरण हो गया। वो उत्तराखंड का क्या है, राज्य क्या है भाई, पशु है। और एक बात और बता देता हूँ मित्रों, ये जो कस्तूरी प्राप्त होती है ना हिरण से, ये केवल और केवल नर हिरण से प्राप्त होती है। नर मतलब मादा में नहीं होती, नर हिरण से प्राप्त होती हैं। और ये जो कस्तूरी है ना, आप लोगों को यानी हिरण के जो जन्नांग होते हैं, जन्नांग, उस जन्नांग से एक ग्रंथि के माध्यम से यानी कि नाभि के पास जाकर के इकट्ठी होती हैं। किसके पास, नाभि के पास जाकर इकट्ठी होती हैं। और यहीं से क्या किया जाता है, यानी ऑपरेशन के द्वारा इसे क्या, सर्जरी के द्वारा इसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये भी ध्यान दे लेना। और ये जो कस्तूरी होती हैं एक बड़ा ही है ना अद्भुत रासायनिक पदार्थ होता है, जिसमें के अंदर मतलब इतनी सुगंध होती है जबरदस्त, ठीक है। तो हर एक हिरण क्या नहीं होता, कस्तूरी मृग नहीं होता, कुछ एक हिरणों में ये पाया जाता है। और यहाँ तो ये पाया जाता है। तो ये कस्तूरी जो मृग है, ये किसका राज्य पशु है, आप लोगों को मैंने बता दिया। एक चीज रोचक सी और बता देता हूँ मित्रों, हर हिरण के अंदर है ना, प्रत्येक हिरण, अगर हिरण की बात करें तो प्रत्येक हिरण से 30 से 45 ग्राम ही है ना, 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी प्राप्त की जा सकती हैं। और ये भी है ना 3 से 4 है ना, 3 वर्षों के बाद, मतलब 3 वर्ष के बाद प्राप्त की जा सकती है। तो इतनी ये क्या है, महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं। और साथ में इस वजह से मित्रों यहाँ पर इस हिरणों का बहुत ज़्यादा शिकार भी कर लिया जाता है, बहुत कम हो गए हैं, लुप्त सी एक जनजाति हो गई हैं। राज्य सरकार बड़ा ही अच्छा कार्य इसको करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्या नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है इसकी समस्या। अब अपन बात करते हैं पक्षी की मित्रों। तो पक्षी कौन सा होगा, भारत भ्रमण के तहत अपन है ना पक्षी की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो इस पक्षी का नाम है मोनाल। क्या नाम है, मोनाल है, ठीक है। मोर जैसा होता है ये, लेकिन मोर नहीं है, ध्यान दे लेना। अब अपन बात करेंगे वृक्ष की। तो साथियों वृक्ष है बुरांस। वृक्ष का नाम क्या है, बुरांस है, बुरांस, ठीक है, और ये याद कर लेना। और पुष्प की बात करेंगे तो ये ध्यान दे लेना, यह है ब्रह्म, यानी कि उत्तराखंड का जो पुष्प की बात कर रहे हैं ब्रह्म कमल है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमने अपने इस भारत भ्रमण में पढ़ी है साथियों। कैसा लगा आप लोगों को, क्या वास्तव में ये कक्षा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है? अगर हो रही है तो लाइक तो बनता ही है और अन्य सारी चीज़ें बनती हैं साथियों। आप लोग सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर आप लोगों की सदैव खुशी रहनी चाहिए साथियों। लगातार मेहनत करते जाओ, आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास भी है, मेरा अनुभव भी है और ये मेरी राय भी है। लगातार मेहनत करते जाओ, आखिरकार सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। और मैं आप लोगों को साथ साथ में जाते जाते ये संदेश भी दे देना चाहता हूँ मित्रों, हमारे भारत देश के सैनिकों यानी सिपाहियों
इन जितने भी अपने आर्मी के जो जवान हैं उन सब के प्रति हमारा मान सम्मान लगातार बढ़ना चाहिए। महिलाओं का, वृद्धजनों का, विकलांगों के प्रति और बीमार व्यक्तियों के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना होनी चाहिए और उनके प्रति भी हमारा मान सम्मान होना चाहिए साथियों। और विशेषकर गुरुओं का मान सम्मान तो सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम लोग, है ना, सब जानते हैं कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए साथियों। इसी के साथ में मेरी ये कक्षा संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम अगले दिन फिर भारत भ्रमण में।